नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं जिस पर आप हमें अपनी जो समस्याएं हैं वो पहुंचा सकते हैं। जी हां, माध्यम रहता है हमारे टोल फ्री नंबर या फिर हमारी ईमेल आईडी, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से भी आप अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। रोजाना हम नए नए विषय शामिल करते हैं कार्यक्रम में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किस विषय पर चर्चा होने वाली है, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। बहुत ही अच्छा विषय है और साथ ही साथ हम आपको जागरूक करने वाले हैं कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के अवसर के बारे में भी। तो दोनों ही बहुत ही अहम विषय हैं। आप इनसे संबंधित जो भी सवाल आपके पास हैं, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप हमें। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप तुरंत ईमेल कीजिए। हम आपकी समस्याएं जो हैं कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, समाधान आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। और समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर धर्म सिंह उपस्थित हैं। बता दें ये पूर्व महानिदेशक हैं भारतीय पादप औषधीय विपणन संघ नई दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर BS मीणा जी उपस्थित हैं। यहाँ पर प्रोफेसर हैं कृषि अनुसंधान केंद्र सकराव श्री गंगानगर राजस्थान से। डॉक्टर मीणा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों ही विशेषज्ञों का हमने परिचय करवा दिया है कार्यक्रम में जो हमारे साथ रहने वाले हैं अगले 1 घंटे के दौरान। तो बस किसान भाइयों बहनों, अब आपको करना क्या है, अपना फोन उठाना है, या तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। तो आइए हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मधुमक्खी पालन आज के कार्यक्रम का विषय है, इस पर हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर धर्म सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे मधुमक्खी पालन कितना फायदे का सौदा बन सकता है अगर कोई इसे अपनाता है तो? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मधुमक्खी पालन हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। जी, हमारे देश में लगभग 500 लाख हेक्टेयर में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनमें पर परागण होता है कीट पतंगों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। जी। अब जो रासायनिक खेती हमारे भारत में हो रही है उसकी वजह से नेचर में जो कीट पतंगे पाए जाते थे वो तो हो गई ख़त्म। अब जो पॉलिनेशन नहीं हो रहा है ये 500 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों पे, तो हमारे देश को 70,000 करोड़ का मॉनेटरी लॉस होता है हर साल। तो इसको हमें यदि बचाना है तो हमें मधुमक्खी पालन करना होगा। ये हमारे देश की एक बहुत ही सख्त आवश्यकता है जी। और ये जो व्यवसाय है वो इस तरीके का व्यवसाय है कि इसको कोई भी किसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, कर सकता है। दूसरी बात, इसमें पैसा बहुत कम लगता है जी। बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी जो आवश्यक बात है वो ये है कि जो जमीन होती है खेती के लिए, इसके लिए हमें जो हमारा जो किसान है मधुमक्खी पालक है उसको जमीन की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हर लिहाज से ये फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें ज्यादा लागत की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा भूमि की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से प्रशिक्षण के बाद ही आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, कितने बक्सों के साथ शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, आइए आपको दिखा देते हैं। मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये हमारे देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वीनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है जिससे उपज बढ़ जाती है। वहीं देश में मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया गया है और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है।
किसान या मधुमक्खी पालक बारीकियों को समझकर इस क्षेत्र में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान सिर्फ शहद से ही आय नहीं ले सकते हैं, बल्कि रासायनिक मोम की जगह मधु से तैयार होने वाले मोम को भी अच्छे खासे दाम पर बेच सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी जब अपने छत्ते पर शहद इकट्ठा करती है तो शहद के साथ साथ उस छत्ते पर कुछ पराग कण भी एकत्रित हो जाते हैं और फिर ये दानों का आकार ले लेते हैं। यही दाने सूखकर बी पॉलन कहलाते हैं। मौजूदा समय में इनकी बाजार में खासी मांग बनी हुई है। बी पॉलन में फूलों का पराग, रस, एंजाइम्स, शहद और बी सिक्रेशन का मिक्सचर होता है, जिन्हें सेहत के हिसाब से काफी फायदेमंद माना जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से चहुं ओर से लाभ लिया जा सकता है। तो ये थी एक विशेष रिपोर्ट मधुमक्खी पालन के संदर्भ में आपने और जानकारियां हासिल की हैं। इस पर चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मीणा उपस्थित हैं, उनसे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कृषि शिक्षा पर। डॉक्टर मीणा, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि शिक्षा का क्या महत्व है, क्यों जरूरी हो जाती है? जैसे कि डॉक्टर सिंह ने भी कहा कि थोड़ी सी जानकारी अगर ले लेंगे तो मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का महत्व क्या है? कृषि शिक्षा, जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा में मनुष्य के एक वांछित जो व्यवहार में जो परिवर्तन लाना होता है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ये मुख्यतः दो तरह से होती है, एक औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक शिक्षा। जहाँ तक कृषि शिक्षा की बात करें तो कृषि शिक्षा भी दो स्तर पर दी जाती है। एक तो औपचारिक शिक्षा जिसमें हम स्कूली शिक्षा हैं, उसके बाद उच्च शिक्षा जिसमें कॉलेजेज और के माध्यम से, ये विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाती है, और उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा जिसमें जो खासकर जो किसान भाई है या रूरल यूथ्स हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते लेकिन वो खेती में इंगेज है, तो उनको फिर हम अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, बहुत सारे प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ये औपचारिक शिक्षा नहीं देने पाने पर हम अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। और इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें जो खेती की आय को बढ़ाना है, हमारे उत्पादन को बढ़ाना है, और हमारे जो युवा हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको खेती में इंगेज करना है, ताकि अगर उनको तकनीकी ज्ञान होगा तो हमारे वो अपनी खेती को अच्छी तरह से कर पाएंगे और उसके बाद में वो किसान बन के उस खेत में और खेती किसानी करेंगे तो हमारे जो रोजगार की समस्या है वो भी कम होगी। तो इसलिए हमारी कृषि शिक्षा का बहुत ही, अगर देश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि शिक्षा का बहुत ही महत्व है। बिल्कुल, तो कृषि शिक्षा का हमारे देश के विकास के लिए तो महत्व है ही, साथ ही साथ अगर हमारे किसानों की उन्नति की हम बात करें तो बहुत ही अहम भूमिका हो जाती है। किस तरह से कृषि शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ाए जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो किए जा सकते हैं, स्वरोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, आपको दिखा देते हैं। भारत में जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं उतना ही पुराना है खेती का इतिहास। सभ्यताएं बदलती रही और साथ साथ कृषि का स्वरूप भी बदलता गया, लेकिन समय के साथ खेती करने के तौर तरीकों में बदलाव हुआ और धीरे धीरे कृषि का क्षेत्र समृद्ध होता गया, जिसमें सबसे अहम भूमिका रही कृषि शिक्षा की। 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना ने इस क्षेत्र में रफ्तार पकड़ी और फसलों की नई किस्में इजाद होने लगी, कृषि उपकरण बनने लगे। वर्तमान में भारत में करीब 63 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 59 कृषि विश्वविद्यालय और 4 समतुल्य विश्वविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। ये युवा वर्ग जहां कृषि में बेहतर सुधार कर नई किस्में और तकनीक इजाद कर रहे हैं, वहीं एक समय खेती किसानी से दूर होने वाला युवा वर्ग वापस खेतों की तरफ लौट रहा है। इस वापसी में युवा नई तकनीकी जानकारी और सीमित संसाधन में खेती के बढ़िया तरीके शामिल कर रहे हैं। युवा पारंपरिक खेती के साथ नई कृषि पद्धति को भी अपना रहे हैं। इसमें खुद तो आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, साथ ही बाकी युवाओं को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। महिलाएं अपने हुनर को स्टार्टअप के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं। इस तरह देखा जाए तो कृषि के साथ स्वरोजगार की असीम संभावनाएं साथ साथ चल रही हैं।
तो देखिए अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि आपकी समस्याएं आप हमसे साझा कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर और साथ ही हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से। ईमेल आईडी हमारी hellokisan2015@gmail.com। तो जल्द से आप अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। और ऐसी ही एक समस्या मेरे पास आ गई है, एक सवाल आ गया है मेरे पास और डॉक्टर धर्म सिंह आपके लिए है ये सवाल। राहुल कुमार जी ने भेजा है, ये लिखते हैं कि मधुमक्खी को हम कैसे पालें और इसका जो फार्म है घर से कितनी दूरी पर रख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बक्से रखने की बात है, वो तो बक्से खेत में, डोलियों पे, घर के पास भी रखे जा सकते हैं, घर की छत पे भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि ये 2 किलोमीटर के रेंज में जाती हैं और 2 किलोमीटर दूर तक जाके अपना परागण और पॉलेंस लेके आती हैं। और इनसे जो हमारा घर है उसको कोई खतरा नहीं होता, किसी को काटने का और उसका कोई डर नहीं होता है, तो कहीं भी इसको रख सकते हैं, पाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए आसानी से पाला जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ दूरी पर ही रखना है, आप नज़दीक रख के भी पालन कर सकते हैं। किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा एक ही सवाल है कि कृषि शिक्षा का उन युवाओं के लिए क्या महत्व है जिनके पास खेती नहीं है? क्या उन युवाओं को भी कृषि शिक्षा लेनी चाहिए जिनके पास खेती नहीं है, और लेंगे तो उससे उनको क्या फायदे होंगे? बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर आपने पूछा है विपिन जी, क्या कहेंगे? विपिन जी, मैं आपको बता दूं कि जो खेती है, खेती हमारी बिना ज़मीन के भी खेती के जो खासकर जो सहायक गतिविधियाँ उनको किया जा सकता है। तो ऐसे युवा या ऐसे किसान जिनके पास खेती नहीं है लेकिन खेती आदत जो कृषि की गतिविधियाँ उनको वो अपना सकते हैं, उसमें वो शिक्षा ले सकते हैं। जिसमें अपन बात करें पशुपालन की, उसमें बहुत कम ज़मीन की ज़रूरत होती है। मशरूम की खेती है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, ऐसे बहुत सारे आयाम हैं कृषि के जिनको अगर कोई किसान जो लैंडलेस है, जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, फिर भी वो इनको अपना सकता है और अपनी आय बढ़ा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि खेती की जमीन ही हो, क्या प्रसंस्करण की दिशा में भी जाया जा सकता है डॉक्टर मीना? जी सर, इसमें प्रसंस्करण में हमारे जो खासकर जो उद्यान के उत्पाद हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से फल है, सब्जी हैं, फूल है, उनका प्रसंस्करण करके भी उनका मूल्य संवर्धन करके अपने हिसाब से उनको मार्केटिंग की जा सकती है। तो ये बहुत ही गर्व का वो है विषय है कि हम आज हमारा जो प्रसंस्करण उद्योग है वो भी बढ़ रहा है और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो उनको जमीन या तो नहीं जरूरत पड़ती है, बहुत कम जमीन में ही वो इकाई लगाई जा सकती है और उससे अपनी आय बढ़ाई जा सकती है और अपना रोजगार शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि जिनके पास खेती है, खेती के लिए जमीन है, सिर्फ वही कृषि शिक्षा को अपना सकते हैं, आप भी अपना सकते हैं। कई विकल्प हैं इसमें, व्यवसाय करने के लिए स्वरोजगार के कई अवसर यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं आगे, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ मछली पालन करने के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी, जैसे जहाँ पर किसान उत्पाद जैविक दवाओं का प्रयोग करते हैं वहाँ से पालना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हाईवे निकला, जहाँ गाड़ियों का आवागमन होता है, मौत होने की संभावना होती, वहाँ में किस प्रकार से क्या बरतने, और दूसरी चीज जहाँ प्रदूषण हटने लगे या दूषित हवाएं निकलता तो हमें वहाँ कौन सी सावधानी बरतनी? बिल्कुल, तो सावधानियां किस तरह से बरत सकते हैं मधुमक्खी पालन में, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? देखिए, मधुमक्खी पालन में ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है और ट्रेनिंग जब ले ली जाती है तब हमें पूरा ज्ञान हो जाता है कि हमारी मक्खियाँ किस तरीके से काम करती हैं, क्या उनको चाहिए, क्या उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। हम शहद ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो वो तब कैसे ले पाएंगे? तो पहले तो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। और प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोगों को ये देखना होता है कि जो इनके लिए फूड और पानी, ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं जहाँ से पोलन मिलता है। और पोलन तब मिलेगा जब आसपास या तो पेड़ पौधे हों या फिर हमें उसकी खेती करनी होती है। अब किसान ने जैसे सरसों अभी लगाई हुई है तो सरसों में बक्से लगा दिए जाते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, पोलन मिलता है। और ये फसल जब कट जाती है तो उसके बाद
जैसे सूरजमुखी हो गया, तो सूरजमुखी हम पूरी साल इसकी बुवाई कर सकते हैं, जी। तो हमें ईयर राउंड जो है इसका फ्लावर मिल सकता है और इससे पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इनके लिए पानी की व्यवस्था और पोलन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं उसको श्योर करना होता है हमें, बिल्कुल। तब जाके सफलता हम लोगों को मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, सफलता आपको हासिल करनी है तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखिए अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, और प्रशिक्षण लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी संबंधित और जानकारियां पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन और कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के अवसर के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, कोई समस्या है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। कॉल कीजिए हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और आपको बता दें, ऐसी ही ईमेल एक हमारे पास आ भी गई है जिसे हम कार्यक्रम में अब शामिल करने जा रहे हैं। शिव शंकर त्रिवेदी जी की ये मेल है गोंडा उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर मीणा, ये आपके लिए है। इन्होंने लिखा है, इनके 2 सवाल हैं। मैं पहला सवाल बताना चाहूंगी कि मैं बीएससी एजी कर रहा हूं और द्वितीय वर्ष में मैंने प्रवेश किया है। बीएससी करने के पश्चात क्या कर सकते हैं, हमें विस्तृत जानकारी दें। बीएससी करने के बाद में आपके क्या विकल्प रहेंगे? इसमें सबसे जो प्रथम विकल्प आपके पास उसमें उच्च शिक्षा का है, जिसमें स्नातकोत्तर जो एमएससी एजी डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो विकल्प है आपके पास वो है आप किसी भी जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें हमारे बैंक सेक्टर में कृषि अधिकारी होते हैं, कृषि फील्ड अधिकारी होते हैं। उसके बाद में आपके पास कृषि विभाग, जो संबंधित राज्यों के कृषि विभाग है, उनमें कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक के पद की वैकेंसी निकलती है, तो आप उनके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सहायक कृषि अधिकारी का पद बीएससी एजी करने के बाद में है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर आप इन विकल्पों के आगे बढ़ते हो और कोई स्वरोजगार की तरफ जाते हो, तो भारत सरकार की एक स्कीम है ACN ABC, जिसको कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र के नाम से जानते हैं। ये मैनेज द्वारा देश के 130 नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसमें 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग के बाद में एक DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आप किसी बैंक में उसको सबमिट करें, ताकि नाबार्ड के माध्यम से 25 लाख तक का उसमें लोन सैंक्शन हो सकता है। और उसमें आपको नाबार्ड से 36 से 44% तक की आर्थिक सब्सिडी भी रहती है। तो ये विकल्प आपके सामने है अगर आपकी ये BSc कंप्लीट हो जाए तो इनमें से कुछ भी आप चुन सकते हैं। एक और सवाल है इनका कि वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं और क्या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता दी जाती है? यस, वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण आदान है। और इसके लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारे देश में हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुख्यतः एक प्रशिक्षण का केंद्र है। तो यहाँ आपके संबंधित जिले के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र उनसे संपर्क करें। और ये लघु अवधि के प्रशिक्षण केंद्र लगाते रहते हैं। तो आप जैविक खेती और उससे संबंधित जो आदान है, खासकर जिसमें वर्मी कंपोस्ट, केंचुओं की खाद कैसे बनाएं, उसको बेड कैसे हैं, केंचुए कहाँ से मिलेंगे, उसको कैसे तैयार किया जाएगा, उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये सभी जानकारी आपको संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके जिले में स्थित है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके दोनों ही सवालों का जवाब आपको मिल गया है शिव शंकर त्रिवेदी जी।
बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, औरंगाबाद बिहार से सनीश जी। आइए जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हाँ जी मैडम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैडम सवाल मेरा ये था कि मधुमक्खी पालन करने में मिनिमम मेरा कितना पैसा खर्च हो सकता है और इसमें स्कोप कितना है? क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें बहुत कम पूंजी लगती है और किसान को उससे कितना फ़ायदा होता है। जैसे 1 रुपये का शहद यदि पैदा करते हैं तो 14 रुपये का किसान को फ़ायदा होता है पॉलिनेशन से। अब जो आप खेती ये करना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, तो ये बक्सों के आधार पर डिपेंड करता है टोटल लागत का। जैसे आप 10 बक्से से शुरुआत करेंगे तो एक बक्से की कीमत इस समय 5,000 रुपये के करीब निर्धारित की गई है, जिसमें से 50% सब्सिडी भी सरकार से मिलती है। तो ये बक्सों की कीमत होगी और उसके साथ में जो आवश्यक उपकरण हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये के आपके उपकरण हो जाएंगे। तो ये टोटल लागत आती है। बिल्कुल, तो इसमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती। कम पूंजी में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग आप ज़रूर ले लें। और इसी संदर्भ में एक मेल भी मेरे पास आ गया है डॉक्टर सिंह। नीलेश दुबे जी का मेल है ये, और ये लिखते हैं कि मधुमक्खी पालन क्या छोटे रूप में कर सकते हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया, 2 या 3 डब्बे लगाकर, और मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशिक्षण के लिए हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं और कहीं ना कहीं कृषि विश्वविद्यालयों के भी केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, प्रसार के केंद्र हैं, और कृषि विभाग के भी केंद्र होते हैं, कृषि विभाग से भी ले सकते हैं। तो प्रशिक्षण के लिए तो बहुत सारे वो हैं जिले के अंदर, तो वहाँ से प्रशिक्षण लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए आपको ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, लगता है इनसे जो संपर्क है वो टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रयत्न कीजिए यहाँ पर। हेलो जी जी बिल्कुल, यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि अभी मधुमक्खी आप बोल रहे हैं मधुमक्खी व्यवसाय करें जी, तो ये पीछे से 20 साल से मैं कर रहा हूँ जी। और इसके अंदर ये स्थिति आ रही है 60 रुपए किलो शहद से बिक रहा है हमारा, ना हमारी कोई सुन रहा है। हमारा 80 रुपए पर किलो खर्चा आ रहा है जी, और सारे बीके पर कम से कम 70-80% बीके पर काम छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल, आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम राजेंद्र कुमार जी, मानसिया डिस्ट्रिक्ट जी, पंजाब से बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल, आज इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर सिंह समस्याएं भी काफ़ी आ रही हैं। जब ऐसी समस्या आती है हमारे किसानों को, हमारे मधुमक्खी पालकों को, तो उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें मिल सके, सुनवाई हो सके उनकी? देखिए, हमने मधुमक्खी पालन के लिए ये जो समस्याएं आती हैं, पूरे भारतवर्ष में जो समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए हमने ऑल इंडिया बी कीपर्स एंड हनी ट्रेडर्स एसोसिएशन बनाया हुआ है और ये 5 साल से काम कर रहा है जी। इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि जो मधुमक्खी पालक हैं और उनकी इस तरीके की जो समस्याएं जो अभी इन्होंने बताई हैं कि बिक नहीं रहा है, ये बात इनकी तरफ से सही है, बिल्कुल सही है, इसमें झूठ नहीं है। लेकिन आज शहद की डिमांड इतनी हो चुकी है और कोरोना के बाद तो इतनी इसकी डिमांड बढ़ी है कि पूर्ति भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश का जो उत्पादन इस समय हो रहा है वो केवल 18,000 मेट्रिक टन का है, जबकि हमें यदि इस बी कीपिंग को एज ए इंडस्ट्री लगाते हैं तो 7 लाख टन का हमारा शहद उत्पादन हो सकता है, जो अभी 18,000 है केवल, और उससे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन हमने इस इंडस्ट्री को एज ए इंडस्ट्री लेकर के अभी विकसित नहीं कर पाए हैं। तो छोटे छोटे जो बी कीपर्स हैं उनके लिए ये समस्या बिल्कुल बनी हुई है और ये हमारे उससे संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों को शहद दे सकते हैं। हम लोग सभी जगह से मार्केट प्रोवाइड कराते हैं और क्वालिटी भी टेस्ट करवाते हैं और सर्टिफिकेशन भी कराते हैं और एक्सपोर्ट होता है। तो
तो छोटे छोटे बी कीपर जो है जुड़ सकते हैं, तभी जा करके। और अभी भारत सरकार ने एक जैसे एफपीओ होते हैं एग्रीकल्चर में, इसी तरीके से मधुमक्खी पालन का भी प्रमोट किया हुआ है, तो वो बना करके और इकट्ठा शहद जा सकता है। अब कोई 10 किलो पैदा करे, 20 किलो पैदा करे, उसके लिए ये समस्याएं जरूर है। बिल्कुल। तो देखिए, आपके पास अगर समस्या है, जैसे आपने यहाँ पर जिक्र किया है, उसका समाधान भी देने के लिए यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा है, आप संपर्क कर सकते हैं इनसे और जितना संभव हो पाएगा यहाँ पर मुश्किलों को आसान करने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। एक और ईमेल हमारे पास यहाँ पर आ गया है अवनीश द्विवेदी जी का। डॉक्टर मीणा, आपके लिए है ये लिखते हैं कि मैं बीएससी स्नातक हूं, मैं पशुओं की सेवा करना चाहता हूं, रोजाना इसके बारे में देखता हूं, कुछ ऐसी सलाह दें सरकारी नौकरी के साथ मैं सेवा कर सकूं। बहुत अच्छा सवाल है द्विवेदी जी का। जैसा कि हम कृषि जब की बात करते हैं तो कृषि के साथ हम पशुपालन भी उसमें शामिल होता है, और पशु हमारे लिए बहुत ही इसमें योगदान देते हैं कृषि में। और इसके लिए अगर आप पशुपालन को ही अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको एक व्यवस्थित तरीके से कहीं प्रशिक्षण लेना होगा पशुपालन के लिए। जिस पशु को आप एक तरह से पालना चाह रहे हैं उसके कैसे रख रखाव करें, उसकी देखभाल कैसे करें, उसकी क्या आवश्यकता है, और उसको व्यवस्थित और साइंटिफिक रूप से हम उसको कैसे उसको पाल सकते हैं, उस पर हमें प्रशिक्षण लेना है। और ये प्रशिक्षण आपको कृषि विज्ञान, आपके संबंधित जिले के कृषि विज्ञान केंद्र और साथ में पशु विज्ञान केंद्र भी हम अभी हमारे पशुपालन विभाग या पशु जो विश्वविद्यालय उनके जो पशु विज्ञान केंद्र उनके माध्यम से आप ये प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। या अगर आपको अच्छा प्रशिक्षण लेना है तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्था जो करनाल में स्थित है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से प्रशिक्षण आप प्राप्त कीजिए। और उसके बाद में एक परियोजना रिपोर्ट बना के संबंधित जो पशुपालन विभाग है उनके संबंध से आप बैंक में उस रिपोर्ट को दीजिए, और नाबार्ड की सहायता से आप एक प्रोजेक्ट पे काम करके आपको आर्थिक सहायता भी मिलेगी, और आप पशुपालन को एक डेयरी का एक व्यवस्थित रूप में, एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हो आगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको जो जानकारी चाहिए थी हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुँचा दी है। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से विनीत कुमार जी। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। आप एक बार अपना सवाल दोहराइए क्योंकि स्पष्ट तौर पर हम सुन नहीं पाए हैं। आप जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ ने अभी इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन डॉक्टर सिंह आपसे गुजारिश है एक बार पुनः बताएं हमारे कॉलर को। देखिए, फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र है, उससे आप ले सकते हैं। और नज़दीक कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और जो उद्यान विभाग है फतेहपुर का, उनके पास भी विशेषज्ञ हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मीणा, आपके पास आना चाहेंगे। हम हमेशा यहाँ पे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि कृषि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोगों में जागरूकता हमने देखी भी है, लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो काफ़ी युवाओं को इसके बारे में ज्ञात ही नहीं होता कि हम 12वीं के बाद क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। तो अगर हम कृषि के क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? कृषि जो क्षेत्र हमारा, जो जैसा कि हम देश में इसका आर्थिक स्तर से बहुत योगदान है, तो हमें कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी भी विद्यार्थी ने अगर +2 या 12वीं पास की है तो उसके बाद विकल्प है कि वो बीएससी स्नातक, जो बीएससी कृषि में होता है, उसके लिए ये 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है जिसको बीएससी एग्रीकल्चर कहते हैं। और इसके बाद में आप इस कोर्स करने के बाद में आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। उसके बाद में ही अगर बाई चांस अगर आप नहीं कर पाए, आप 12वीं की और एग्रीकल्चर में, तो अगर आप कृषि विभाग में आना चाहते हो तो एक राज्य सरकार को एक कृषि विभाग में एक कृषि पर्यवेक्षक का पद होता है, उस पर आप कंपटीशन के माध्यम से उसमें कृषि विभाग में आप आ सकते हो। तो और मेरा तो सलाह ये रहेगा कि अगर आप कृषि में उच्च शिक्षा करते हो तो आप 12वीं के पास में बीएससी स्नातक, जो कृषि की डिग्री है 4 साल की है, उसके लिए आप उसको करिए। उसको कंप्लीट करने के बाद में आपका जो करियर होगा इस क्षेत्र में बेहतर होगा।
बिल्कुल, बीएससी कर लिया हमने, ग्रेजुएशन लेवल पे कर लिया। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो उसमें अपनी इच्छा अनुसार कोर्स का चयन किया जा सकता है। कौन कौन से विकल्प होते हैं एमएससी में? जैसा कि कृषि एक बहुत बेहतर क्षेत्र है और इसमें बहुत सारे अलग अलग विषय होते हैं। जब हम बीएससी करते हैं, स्नातक करने के बाद में जब हमें स्नातकोत्तर करना होता है तो उसमें बहुत सारे विषय हैं, जिसमें 2 साल की हम डिग्री करते हैं जो एमएससी कृषि के नाम से। उसमें हम सस्य विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, उसमें एक आपका एक विषय होता है जिसको हम पौध व्याधि विज्ञान बोलते हैं, कीट विज्ञान है, सॉइल साइंस है जिसमें हम सॉइल साइंस में हम डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद में हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें आनुवंशिकी और पादप प्रजनन कह सकते हैं। इसमें हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र और कृषि प्रसार शिक्षा, इसमें भी हम एमएससी की डिग्री कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, जो किसी कैंडिडेट की उसकी रुचि क्या है और उसकी हॉबी क्या है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो अपनी रुचि के अनुसार आप जो तमाम विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से किसी का चयन कर सकते हैं और अच्छी हम कहें उच्च शिक्षा हासिल करके कृषि के क्षेत्र में अच्छे पद पर आप नौकरी भी कर सकते हैं या फिर अपना कोई स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो किस तरह से आपको शुरुआत करनी है, सावधानियां बरतनी है, और अगर आप शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ऐसी ही जानकारी आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हमारी चर्चा जारी है मधुमक्खी पालन और कृषि शिक्षा एवं रोजगार के अवसर से संबंधित। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से आप अपना फोन उठाकर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, विनीत कुमार जी मधुमरी बिहार से। आइए जाने उनका सवाल क्या है। हेलो। यस सर। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मधुमक्खी पालन करने में क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए और फूल को कैसे पहचानेंगे? मधुमक्खी पालन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और दूसरा सवाल क्या है आपका? और फूल को कैसे पहचाना जाएगा? रानी मक्खी को किस तरह से पहचाना जाए? बिल्कुल, डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे? देखिए, मधुमक्खी का जो परिवार है इसमें 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं। एक तो रानी मक्खी होती है जो सबसे बड़ी होती है और वो देखते ही
पहचानी जा सकती है। उसको पहचानने के लिए कोई खास वो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ी दिखाई देती है। और एक ही मक्खी मिलेगी एक परिवार के अंदर, जिसको मदर के नाम से जाना जाता है, पूरे परिवार की वो मदर होती है, तो इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। और सावधानी किस तरह की बरत सकते हैं, आप लगातार हमें बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमारे कॉलर जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए सावधानी का ये है कि जो हमारे मौसम होते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु है, इनमें अलग अलग हमें अलग अलग बातों का ध्यान देना होता है। अभी जैसे मार्च ख़त्म होने को है और अप्रैल शुरू होने वाला है, तो ग्रीष्मकालीन समय आ रहा है। इसमें क्या होगा कि फूलों की कमी हो जाएगी जी। फूलों की कमी होने से उनको पूरा परागण नहीं मिलेगा, पूरा वो फूड नहीं मिलेगा, तो हमारा जो मौन वंश है वो कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर जब हो जाता है तब हमें एक सावधानी ये रखनी होती है कि जो कमज़ोर मौन वंश हैं और जो कमज़ोर है उसको दूसरे में हमें मिलाना होता है जी। और मिला करके फिर हमें वो स्ट्रॉन्ग करना होता है, और जो कमज़ोर रानी होती है उसको हमें ख़त्म कर देना होता है। बिल्कुल। एक तो ये सावधानी, दूसरी सबसे बड़ी जो सावधानियां हैं बीमारियों से बचने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, हमें रेगुलर उसकी देखभाल करना जरूरी है। और देखभाल में अंदर गंदगी को हमें साफ करते रहना चाहिए, और उसमें जो मॉमी वैक्स का जो कीट पतंगा है वो उसके अंदर अंडे देता है, और फिर उससे जो इल्ली निकलती है वो हमारी मधुमक्खियों के जो बच्चे पैदा होते हैं उनको खा के ख़त्म कर देती है। और जो हमारा फूड स्टोर मक्खियों के लिए रहता है, पोलेंस और हनी रहता है, उसको भी ये खाती रहती है। तो इसीलिए इसको हमें सावधानी से रेगुलर देखभाल करते रहना चाहिए और इसको दूर करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं। और मधुमक्खी पालन से ही संबंधित एक ईमेल भी आ गई है डॉक्टर सिंह हमारे पास। कृष्णा ठाकुर जी की ईमेल है ये, और इन्होंने लिखा है कि जंगली मधुमक्खी के छत्ते से मधु कैसे निकालें कि मधुमक्खी कभी छत्ता ना छोड़े। देखिए, जो जंगली मधुमक्खी है एपिस डोरसेटा, इसकी ये खासियत होती है कि इसको हम पाल नहीं सकते, और जैसे इसको छेड़ते हैं तो ये अपना घर बदलती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसका शहद निकाल लें और फिर वो दोबारा वहीं अपना छत्ता बना के शहद देता रहेगी, वो ऐसा नहीं करेगी, वो तो भागी जाती है। तो हमें इसका जो शहद निकालना होता है उसके लिए हमें सावधानी ये करनी होती है कि हमें हाथों में दस्ताने पहनने होते हैं, और चेहरे पे एक जाली होती है जिसको हम मधुमक्खी से बचाव के लिए पहनते हैं, और कैप लगाते हैं। ये करने के बाद हल्का सा धुआं दे करके, स्मोकर जो होता है हमारा, उससे थोड़ा सा धुआं करके और ब्रश से उनको हम हटा सकते हैं, आसानी से सारी मक्खियों को नीचे हटा सकते हैं और उस छत्ते को तोड़ सकते हैं जी। लेकिन हमें ये देखना होता है कि जो जंगली मधुमक्खी है उसका जो शहद है वो हमें ये नहीं पता होता कि ये पूरी तरह से पका हुआ है या कच्चा है। तो इसलिए उसकी क्वालिटी जो है डिटीरिएट हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, ख़राब हो सकती है जी। और यदि वो पूरी तरह से पका हुआ है, उसके जो जिनमें शहद भरा हुआ है वो मोम से क्लोज है, बंद हो रखा है, तब फिर वो पका हुआ रहता है। तो ये सावधानी हमें देखनी होती है उसके अंदर। बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानी है जो आपको बरतनी है अगर आप जंगली मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। एक सवाल हमारे पास आ गया है इंस्टाग्राम के माध्यम से। डॉक्टर मीणा, ये सवाल आपके लिए है। कृषि शिक्षा के लिए कोई पत्र व्यवहार सूचित यूनिवर्सिटी का प्रावधान है? यदि है तो डिस्टेंस शिक्षा के माध्यम से कितने कोर्स का प्रावधान है और इसके मापदंड क्या हैं? ये हमें भेजा है कुलदीप सिंह महारावल जी ने, बड़ौदा, गुजरात से। कुलदीप जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ दूरस्थ शिक्षा कृषि में कमी है, लेकिन कुछ संस्था हैं जो इस दूरस्थ शिक्षा कृषि क्षेत्र में वो इस पे काम कर रही हैं, जिसमें एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो है जो दूरस्थ शिक्षा में कृषि के क्षेत्र में भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं।
6 महीने के कोर्स उनके हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करवाते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई आवश्यकता है, अगर आपको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किसी क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप इग्नो जो नई दिल्ली का सेंटर है, उनका जो कृषि विद्यापीठ है, उस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। एक इसमें दूसरा एक अभी हमारा एक प्रयास है भारत सरकार का और कुछ विश्वविद्यालयों से मिलकर मूक्स एग्रीकल्चर, उसमें हम 15 डेज और 21 डेज की ट्रेनिंग्स कराते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कृषि क्षेत्र से विभिन्न जो गतिविधियां हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन है, पशुपालन है, या उसके अलावा और जितनी भी पशुपालन के अलावा जितनी भी गतिविधियाँ हैं, उन पर बहुत सारे कोर्स कराए जा रहे हैं, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के अपना कोर्स कर सकते हैं। वो लघु अवधि और मध्यम अवधि के होते हैं। तो ये कुछ ही जो अवसर हैं जो आप कृषि में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर उपलब्ध हैं ये भी विकल्प आपके पास, आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। चंद्र प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कानपुर उत्तर प्रदेश से। हेलो जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, हमारा ऑलरेडी मैं बी कीपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और नहीं इसमें हमें जो है बैंक से कोई लोन मिल पा रहा है, लगभग 8 महीने हो गए विवाद करते हुए, और न ही उद्यान विभाग से हमें कोई हेल्प मिलती है, ठीक है। बैंक ये कहती है कि गारंटी जो है वो लाइए, बगैर गारंटी गुमहीन होने की वजह से हम गारंटी नहीं दे सकते। बिल्कुल। देखिए जहाँ तक हम आपका सवाल समझ पाए हैं यही है कि आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी आर्थिक सहायता आपने बैंक से लेने की कोशिश की है, ऋण लेने की कोशिश की है, जो आपको नहीं मिल पा रहा है, ना कि आपको उद्यान विभाग से कोई सहयोग मिल पा रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर सिंह कहाँ जा सकते हैं हमारे कॉलर? देखिए मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो मैंने पहले ही बताया था कि इसको इंडस्ट्री के तौर पर नहीं देखा गया है, तो बैंक इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती हैं, बैंक इसके लिए लोन नहीं देती हैं। ये समस्या इसमें थी, लेकिन अब नहीं है। अभी भारत सरकार ने, मोदी साहब ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी गठित की थी सेंटर में, और उसकी अभी रिपोर्ट आई है, 10-15 दिन पहले आई है। उसमें मधुमक्खी को एज ए किसान ट्रीट किया गया है। ये बताया गया है कि अब मधुमक्खी को किसान की तरह से माना जाएगा जी। एक तो ये बहुत बड़ा उन्होंने सिफारिश दी है। दूसरी सिफारिश उन्होंने ये दी है कि जैसे हमारे फसलों के लिए, खेती के लिए इनपुट होते हैं, जिसमें पानी है, बीज है, खाद है, पेस्टिसाइड है, उसी तरीके से मधुमक्खी भी एक इनपुट होगी। तो ये दोनों चीज़ें होने के बाद, और जो हनी मिशन चल रहा है उसके तहत में बहुत सारी सब्सिडी और ग्रांट भी अवेलेबल है, और अब बैंक मना नहीं कर सकते। आप जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाएंगे और उसको लेकर के जब जाएंगे तो बैंक अब मना नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। समस्याएं आती हैं तो उसके समाधान के लिए हमारी सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन कोशिशें जारी हैं कि हमारे मधुमक्खी पालक हों या फिर हमारे किसान हो, पशुपालक हों, उनकी सभी जो भी कठिनाइयाँ हैं उन्हें दूर किया जा सके। बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल आ गया है हमारे पास सुनील कुमार जी का, और इन्होंने लिखा है कि अबव 60 एज वाले क्या मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, उन्हें मिल सकती है ट्रेनिंग? क्या कहेंगे आप डॉक्टर सिंह? देखिए मधुमक्खी के लिए न तो उम्र का कोई इसमें कंसीडरेशन है जी, न कोई पूंजीपति का कंसीडरेशन है, न कोई खेती होने का कंसीडरेशन है। आप एक बक्सा भी अपने छत पर लगा लें और उसकी जानकारी यदि ले लेते हैं तो आप उससे भी अपना परिवार का वो पालन पोषण कर सकते हैं, क्योंकि एक छत्ते से ही आपका, एक मौन वंश से ही आपका 30 से 40 किलोग्राम शहद आपको मिल सकता है। बिल्कुल। तो इसी से संबंधित एक और सवाल हमारे पास आ गया है विशाल सिंह जी का। इन्होंने लिखा है कि मैम क्या बगीचे में हम कर सकते हैं मधुमक्खी पालन? उत्तर प्रदेश चंदौली से पूछा है इन्होंने सवाल। तो जैसे आपने कहा कि छत पर कर सकते हैं, तो बगीचे में करना आसान ही होगा? बगीचे में तो बहुत ही आसान है, और बगीचे में जो पेड़ लग रहे हैं इनके, चाहे हो सकता है वो अमरूद के हों, चाहे आम के हों, जो भी होंगे, तो उसमें तो पॉलिनेशन होगा।
तो उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये तो बहुत जरूरी है कि बाग के अंदर करें तो बहुत ही बाग अच्छी के बात लिए है। तो और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है मधुमक्खी पालन। तो आप बेझिझक यहाँ पर मधुमक्खी पालन जो है बगीचे में कर सकते हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन से संबंधित जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कृषि शिक्षा के बारे में आपको जागरूक कर रहे हैं। ऐसे ही आपको और भी जागरूक करेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन और कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के अवसर की, और लगातार हमारे विशेषज्ञ आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अब समय कम रह गया है, आप झट से अपना फोन उठा सकते हैं, या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल आ गई है हमारे पास रामचरण जी की उत्तर प्रदेश से, और डॉक्टर मीणा आपके लिए ये सवाल है। ये लिखते हैं कि मैं डेयरी फार्मिंग करना चाहता हूँ, क्या इसके लिए मुझे कोई कोर्स करना होगा? इसमें आपको, अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो तो पशुओं का चयन करना होगा, और पशुओं के चयन करने के लिए जैसे गाय का है, भैंस है, या बकरी पालन करना चाहते हो तो डेयरी में आप पशु का चयन करने के लिए और उसकी वैज्ञानिक विधि से उसको व्यवसाय को करने के लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर आपने पूर्व में प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आप अपने पशुपालन विभाग से या संबंधित पशु विज्ञान केंद्र से या कृषि विज्ञान, जो आपके ज़िले का कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ हर ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ एक जो कृषि वैज्ञानिक है वो पशुपालन से संबंधित और डेयरी से संबंधित होता है, तो आप उनसे संपर्क करिए और उनके एक रेगुलर स्तर पर उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। जब भी डेयरी और पशुपालन का प्रशिक्षण हो तो आप उनसे संपर्क करिए, और प्रशिक्षण के बाद में आप एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बना के संबंधित बैंक को उसको सबमिट कर दिए, और इसको डेयरी जो आपका उद्योग है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो रामचरण जी, आप कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग। आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ डॉक्टर मीणा जानना चाहेंगे कि ये जो वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष है 2023, ऐसे में हमारी सरकार जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मिलेट्स की या फिर कहें श्री अन्न की खेती को अपनाएं। हमारे युवा भी जागरूक हो रहे हैं कि वो स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस तरह के स्टार्टअप की आप सलाह देंगे? कौन कौन से स्वरोजगार अपना सकते हैं? अगर हम मोटे अनाज की यहाँ पर बात करते हैं, क्या क्या विकल्प रह सकते हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोटे अनाज जिसमें बाजरा है, ज्वार है, मकई है, आपके रागी है, कोदू है, सामा है,
ये सभी इनमें पोषण क्षमता अच्छी होती है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे पाए गए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अब जितने भी हमारे क्षेत्र में आजकल क्या हो रहा है कि बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए हर आदमी चिंतित रहता है। तो अगर ये पोषण जो अनाज है जिनको हम मोटा अनाज है या श्री अन्न का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनका नामकरण किया है श्री अन्न के माध्यम से, तो अगर श्री अन्न को हम अपना के अगर कोई हम व्यवसाय किया जाए और उसको स्टार्टअप किया जाए तो ये आने वाले समय में एक बेहतर हमारे लिए एक उपाय हो सकता है, बेहतर एक वो व्यवस्थित व्यवसाय हो सकता है हमारे लिए। और इसमें हम बाजरा आधारित, मकई आधारित या ज्वार आधारित या जो छोटे अनाज है उन पे आधारित में कोई भी मूल्य संवर्धित करके इनके आधार पर कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जिसमें श्री अन्न के हाट अभी हमारे बहुत सारे युवाएं वो खोलने लगे हैं और इसमें आगे चल के बहुत ही संभावना है कि हम कोई न कोई, क्योंकि ये भारत देश इन श्री अन्न का जो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है और ये देश में बहुत सारे उत्पादक भी होते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो ये आगे चल के एक एग्री स्टार्टअप के लिए एक बड़ा वो व्यवस्थित व्यवसाय हो सकता है अगर हम एग्री स्टार्टअप की बात करें। बिल्कुल, तो देखिए आप श्री अन्न के अगर हम स्टार्टअप की बात करें, प्रसंस्करण की बात करें तो इस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक रोजगार का बहुत ही अच्छा अवसर बन सकता है आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंह, आपके लिए एक मेल आया है रणदीप कंवर जी का। How much bee farming is helpful for लीची fruits and citrus fruits? लीची और जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं, किस तरह से मधुमक्खी पालन फायदेमंद हो सकता है इनके लिए? देखिए, दोनों में ही मधुमक्खी पालन हो सकता है। लीची सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और लीची में पोलन और नेक्टर दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, भरपूर मात्रा में हैं और उसका जो शहद बनता है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, तो वो एक्सपोर्ट होता है और बहुत अच्छा क्वालिटी उसकी आती है। तो ये दोनों से ही कर सकते हैं, आप दोनों से ही कर सकते हैं। एक और मेल आई है बलराम भाटी जी की। इन्होंने लिखा है, डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि मधुमक्खी काटने पर तुरंत कोई इलाज हो तो कृपया समाधान बताएं। देखिए, मधुमक्खी काटने की जो समस्या है इससे लोग डरते हैं और मधुमक्खी पालक भी डरता है, जबकि इसको हमें ये समझना होगा कि मधुमक्खी से बिना जाली पहने हुए, बिना दस्ताने पहने हुए हम कैसे बच सकते हैं। तो इसका सीधा सा एक वो है कि आप जो है उसको कभी भी झटका नहीं दें। कभी उसको हैंडलिंग कर रहे होते हैं तब उसमें झटका नहीं लगना चाहिए जी। और एकदम जब अटैक करती है तब हमें मूर्ति बन के खड़े हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे साइलेंटली। और यदि आप 10 मिनट भी खड़े हो जाते हैं तो मक्खी आपको काट नहीं सकती और अपने आप चली जाएगी। वो आपके सिर के ऊपर घूमती रहती है लेकिन चली जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए ये आपको सावधानी बरतनी है अगर आपको मधुमक्खी के काटने से बचना है। हमें बचाव की ओर यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक और सवाल है डॉक्टर सिंह आपके लिए ही, प्राण सिंह लोधी जी का, मध्य प्रदेश रायसेन से। ये लिखते हैं कि मैं व्यावसायिक मधुमक्खी पालन करना चाहता हूँ, इसके लिए मधुमक्खी के बॉक्स एवं उसकी मशीनरी कहाँ से मिल सकती है और इसकी कौन सी प्रजाति को पाला जाए? देखिए, प्रजाति की जहाँ तक बात है तो भारत में 2 प्रजातियाँ अच्छी मानी गई हैं, जिसमें एक इटालियन वी जिसको हम मेलीफेरा के नाम से जानते हैं और एक हमारे भारतीय मधुमक्खी है जिसको हम एपिस राना के नाम से जानते हैं। जो मेलीफेरा नस्ल है उसका उत्पादन हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है और उसकी जो प्रोडक्शन करने की और पॉलिनेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है और एक छत्ते से कम 40 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम साइंटिफिक करते हैं, जैसे अनुसंधान केंद्रों पे जहाँ तक किया गया है, तो 200 किलो तक इसका उत्पादन आता है जी। और हमारी जो भारतीय नस्ल की जो प्रजाति है उसका कम आता है। तो यदि कॉमर्शियल व्यवसाय कर रहे हैं तो फिर मेलीफेरा को हम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप इस प्रजाति का चयन यहाँ पर कर सकते हैं। एक और सवाल आया है डॉक्टर मीणा आपके लिए कि एग्री बिजनेस क्लिनिक के बारे में हमें कुछ बताएं। ये भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक प्रायोजित है और ये मैनेज हैदराबाद द्वारा स्पॉन्सर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो खासकर जो कृषि में स्नातक
जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए है ये, और स्वरोजगार का एक बेहतर ही उपक्रम है। और इसमें आपको जो अप्लाई करना है उसके लिए अगर किसी जो भी विद्यार्थी जिसने किसी स्नातक किया है, अगर ये ACN ABC की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो आप ऑनलाइन मैनेज, जो हैदराबाद की एक ऑनलाइन वेबसाइट है www.manage.gov.in या agriclinic.net पे भी जाके आप ऑनलाइन अपना आवेदन दे सकते हैं। और संबंधित NTI जो नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती हैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर की, तो अपने क्षेत्र में अपने राज्य में जो नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ आपके साथ में जब ऑनलाइन बेस पे जाओगे तो आप की संबंधित राज्य के स्तर पर आपकी वेबसाइट पे वो NTI जा जाएंगी, आप संबंधित NTI को आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो। और उसके बाद जब वो NTI कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रायोजन करेगा, प्रस्तावित करेगा, तो आपको वो इन्फॉर्म करेगा और आपको वो आमंत्रित करेगा और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है और इसमें आप अप्लाई करें और उसके बाद में निःशुल्क है। आपको कुछ में आपको 45 दिन तक आपका किसी तरह की फीस नहीं है। बहुत ही अच्छा ही है जो स्वरोजगार के लिए हमारे किसी स्नातक के लिए बेहतर विकल्प है। बिल्कुल। तो कमलेंद्र नाथ जी का ये सवाल था, उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी आपको मिल गई है। तो देखिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने विस्तार से जाना मधुमक्खी पालन कैसे कर सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं, और साथ ही साथ कृषि शिक्षा और स्वरोजगार के अवसरों की भी जानकारी हासिल की और पहुंचाई है ये जानकारियां हमारे विशेषज्ञों ने हम तक। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, सवालों के जवाब उन तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में तो आपने तमाम जानकारियां हासिल कर ली। अब बारी आती है अगले कार्यक्रम का विषय जानने की। अगले कार्यक्रम में हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? अगले कार्यक्रम में विषय रहेगा बेलदार सब्जियों की खेती और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे समन्वित खेती के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। कोई सवाल है आपके पास तो आप हमें पहले ही भेज सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है हमारी hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और जरिया है DD किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-11306 इसका नंबर है, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कार्यक्रम में हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको दोबारा देखना है तो क्या करना है, टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आप इसे स्कैन कर लीजिए। जी हाँ, अभी आपको दिखाया जाएगा। और आप अगर QR कोड नहीं देखिए, यहाँ पर कोड दिख रहा है आपको, आप इससे भी स्कैन कर सकते हैं या फिर सीधा YouTube के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम। आप DD किसान टाइप कीजिए, हेलो किसान टाइप कीजिए, हमारे तमाम जो एपिसोड्स हैं वो खुल जाएंगे, आप पुनः जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हाजिर होंगे आपके समक्ष नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।